हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स की। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से गवर्नमेंट एफर्ट कर रही है इन्वायरमेंट को बचाने के लिए दुनिया भर में। हर गवर्नमेंट अपने लेवल पर काम कर रही है। डिफरेंट ट्रीटीज़ और अग्रीमेंट साइन हो रहे हैं। इसमें सबसे लैंडमार्क हमने क्योटो प्रोटोकॉल, समिट, वो सब हमने बात की। अब सिर्फ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए गवर्नमेंट ही एफर्ट नहीं कर रही, बल्कि पीपल एट डिफरेंट लेवल्स, वॉल्टियर्स, जो एनजीओज हैं, इस तरह वो भी अलग अलग लेवल पे काम कर रहे हैं, जिसमें लोकल लेवल तो है ही है, साथ में इंटरनेशनल लेवल भी है, जहाँ पर ये एजेंसीज ऐसी काम कर रही हैं। और ये जो एजेंसी है बड़ी वाइब्रेंट है, डाइवर्स है और पावरफुल मूवमेंट्स हैं दुनिया भर में। अलग अलग वॉक ऑफ लाइफ से लोग इसमें जुड़े हुए हैं, अलग अलग कम्युनिटी के लोग हैं, और काफ़ी इनकी जो मेंबरशिप है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। And it is within social movement that new form of political action are born और री इन्वेंटेड। तो नए तरीके का जो पॉलिटिकल एक्शन है वो न सिर्फ गवर्नमेंट के एजेंसीज के अंदर नहीं, बल्कि इस तरह की सोशल मूवमेंट जो है उसमें emerge हो रहा है। These movements raise new ideas and long-term visions of what should be done and what should not be done, and collective at individual as well as collective life। तो ये जो गवर्नमेंट है, ये जो एजेंसीज हैं, ये उस तरह का विजन शेयर कर रही हैं, नए आइडियाज़, इनोवेटिव आइडियाज़ शेयर कर रहे हैं कि किस तरह से हम एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं, क्या हमको करना चाहिए, क्या हमको नहीं करना चाहिए। वो सब चीज़ें इन इन मूवमेंट्स में डिस्कस होती हैं। और ये जो मूवमेंट्स हैं ये काफ़ी डाइवर्स हैं, क्योंकि इसमें पीपल फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ दे आर अ पार्ट ऑफ इट। एंड ये एक इसका एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है डाइवर्सिटी। अगर हम देखें मूवमेंट्स के बारे में कि कहाँ कहाँ हो रही हैं, तो अगर हम साउथ की बात करें तो मैक्सिको है, और चिली है, ब्राज़ील है, मलेशिया, इंडोनेशिया, अफ्रीका, इंडिया, ये कुछ ऐसे एग्जांपल हैं जहाँ पर हमने इस तरह की मूवमेंट्स को देखा है। एंड दे आर फेसिंग विद इनॉर्मस प्रेशर है इन लोगों के ऊपर भी, इन मूवमेंट्स के ऊपर भी। जैसे फॉरेस्ट क्लियरिंग एक बड़ा एक इशू है जिस पे ये लोग बात करते हैं कि जो डिफॉरेस्टेशन हो रही है, और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में एक बड़े अलार्मिंग रेट पे ऐसा हो रहा है। हालांकि काफ़ी टाइम से, पिछले लगभग 3 डेकेड से ऐसी मूवमेंट चल रही हैं जिसमें अवेयरनेस लाने की कोशिश की जा रही है लोगों में कि इन्वायरमेंट को बचाया जाना चाहिए और इस तरह से इनडिस्क्रिमिनेटली पेड़ों को नहीं काटा जाना चाहिए। द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड्स लास्ट रिमेनिंग ग्रैंड फॉरेस्ट हैज़ एक्चुअली इंक्रीज्ड इन द लास्ट डेकेड। तो हम देखें, अगर लास्ट जो हमारा ग्रैंड फॉरेस्ट था वो भी पिछले लास्ट डेकेड में वो कम होता जा रहा है। देन मिनरल इंडस्ट्री एक और बड़ा एक इंडस्ट्री आप कह सकते हैं, जहाँ पर काफ़ी एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है ना। लार्ज नंबर ऑफ इकोनॉमीज ऑफ साउथ आर now being reopened to multinationals through liberalization of the global economy। जो काफ़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो माइनिंग कर रही है डेवलपिंग कंट्रीज़ में, क्योंकि उन्होंने अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज कर दिया, ओपन कर दिया इकोनॉमी को। एंड जिसकी वजह से जो ये मिनरल इंडस्ट्री है ये एक्सट्रैक्शन ऑफ अर्थ कर रही है, ठीक है, उसमें केमिकल का इस्तेमाल भी हो रही है, वाटरवेज पोल्यूट हो रहे हैं, लैंड पोल्यूट हो रहा है, और जो नेटिव वेजिटेशन है किसी एक जगह की, जो यूनिक वेजिटेशन है वो ख़त्म होती जा रही है, लोग कम्युनिटीज़ डिस्प्लेस हो रही हैं, और कई ऐसे और फैक्टर्स हैं या इसके रिpercussions या रिजल्ट्स आप कह सकते हैं हो रहे हैं। वी कंटिन्यू टू इनवाइट क्रिटिसिज्म एंड रेजिस्टेंस इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। और इस वजह से जो ये इस तरह की जो डेवलपमेंट है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है या माइनिंग एक्टिविटीज़ है, उसका काफ़ी क्रिटिसिज्म हो रहा है दुनिया भर में। वन ऑफ द गुड एग्जाम्पल इज दैट ऑफ द फिलीपींस, where a vast network of groups and organization campaign against the Western Mining Corporation, an industrial based multinational company। उसका एक एग्जाम्पल अगर हम देखना चाहें तो एक फिलीपींस का है, जहाँ पर एक बड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है वेस्टर्न माइनिंग कॉरपोरेशन, जिसके अगेंस्ट बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे ग्रुप्स ने एजिटेशन किया है। और ये जो वेस्टर्न माइनिंग कॉरपोरेशन है, ये ऑस्ट्रेलियन बेस्ड मल्टीनेशनल कंपनी है जो माइनिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। तो मच ऑपोजिशन टू द कंपनीज इन कंपनी इन इट्स ओन कंट्री, एंड ऑस्ट्रेलिया इज बेस्ड ऑन एंटी न्यूक्लियर सेंटिमेंट्स एंड एडवोकेसी ऑफ बेसिक राइट्स ऑफ ऑस्ट्रेलियन इंडिजिनस पीपल। तो ज़्यादातर क्रिटिसिज्म इसका अपनी ही कंट्री में अपने ही लोगों ने किया है
क्योंकि जो वहाँ के ज़्यादातर लोग हैं वो एंटी न्यूक्लियर सेंटीमेंट रखते हैं, मतलब वो लोग इस फेवर में नहीं है कि न्यूक्लियर जो है वो एनर्जी का इस्तेमाल किया जाए। और क्योंकि वहाँ पर ट्राइबल्स बहुत हैं, तो इंडिजिनस पीपल बहुत हैं, वो चाहते हैं कि उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। एक और ग्रुप ऑफ मूवमेंट जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं वो है मेगा डैम मूवमेंट्स, ठीक है। और लगभग हर एक कंट्री में इस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं, है ना, जिसको हम डैम्स बोल देते हैं, इसको मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट भी कहा जाता है। एंड इसका भी काफ़ी इन्वायरमेंटल प्रेशर होता है इसकी इसकी इस तरह की मूवमेंट्स की वजह से भी, या इस तरह के प्रोजेक्ट्स की वजह से भी। Increasing dam movements are pro-river movements for more sustainable and equitable management of river system and valleys. बेसिकली इस तरह की जो एंटी डैम मूवमेंट होती हैं ये प्रो रिवर होती है, यानी कि रिवर की फेवर में होती हैं और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करती हैं, इक्विटेबल मैनेजमेंट ऑफ रिवर की बात करती हैं। जो अर्ली 1980s हैं वहाँ पर ऐसी फर्स्ट एंटी डैम मूवमेंट लॉन्च की गई थी नॉर्थ में, उस वो थी इन फेवर ऑफ द रिवर फ्रैंकलिन रिवर, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में। दिस वॉज अ विल्डरनेस एंड द फॉरेस्ट कैंपेन एज वेल एज एंटी डैम कैंपेन। तो ये जो मूवमेंट थी ये फॉरेस्ट कैंपेन भी थी और एंटी डैम मूवमेंट भी थी। At present, there has been a spurt in the mega dam buildings in south, from Turkey to Thailand to South Africa, from Indonesia to China. आज दुनिया भर में इस तरह की मूवमेंट जो है उसमें बहुत इंक्रीज़ हुआ है, इस तरह की मूवमेंट्स में, जिसमें जो जो ये मेगा डैम्स हैं इनके कंस्ट्रक्शन को लेकर काफ़ी प्रोटेस्ट्स हुए हैं दुनिया भर में, चाहे वो टर्की हो, थाईलैंड हो, अफ्रीका हो, इंडोनेशिया हो या चाइना हो। इंडिया में भी हमारे इस तरह की मूवमेंट्स हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं NBA नर्मदा बचाओ आंदोलन इज वन सच एग्जाम्पल, राइट। नर्मदा बचाओ आंदोलन is best example. It is significant to note that in anti-dam and other environmental movements in India, the most important shared idea is non-violence. बड़ी अच्छी बात यह है कि इस तरह की मूवमेंट है, नो डाउट डेमोक्रेसी है, इस तरह की मूवमेंट्स तो होंगी, लोग अपने राइट्स के बारे में बात करेंगे, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात करेंगे, लेकिन सबसे अच्छी बात रही है इन मूवमेंट्स की कि ये सारी जो मूवमेंट्स हैं वो नॉन वायलेंट रही हैं। अब अगर हम आगे बात करें, एक और टॉपिक जो है वह रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स, कि हमारे जो रिसोर्स हैं उस जियोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं जो उनके ऊपर जो पॉलिटिक्स होती है, दैट इज़ व्हाट एक्चुअली इज डेल्ट विद इन दिस टॉपिक, रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स। सो इट्स ऑल अबाउट हु गेट्स व्हाट, व्हेन, वेयर एंड हाउ। मतलब क्या है रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स, क्या है कि किसको कौन सा रिसोर्स कब कहाँ और कैसे मिलता है, दैट इज रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स। एंड रिसोर्सेज हैव प्रोवाइडेड सम ऑफ द की मीन्स एंड मोटिव्स ऑफ ग्लोबल यूरोपियन पावर एक्सपेंशन। रिसोर्स की वजह से ही आप देखिए दुनिया भर में जो यूरोपियन पावर्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करके गई और उन्होंने अपनी कॉलोनीज बनाया वीकर नेशंस को। दे हैव ऑल्सो बीन द फोकस ऑफ इंटर स्टेट राइवलरी, और इसी वजह से एक स्टेट का दूसरे स्टेट के साथ रिसोर्सेज की वजह से ही राइवलरीज भी हुई हैं। वेस्टर्न जियोपॉलिटिक्स थिंकिंग, political thinking about resources have been dominated by relationship of trade, war, power, at the core of which were overseas resources and maritime navigation. जो वेस्ट की जो पावर है उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट था वो भी किस बात को लेकर था, ट्रेड रिलेशंस को लेकर, वॉर और पावर को लेकर, और उसका जो बेसिक है इन सब कॉन्फ्लिक्ट का जो बेसिक है दैट इज ओवरसीज रिसोर्स, ठीक है। मतलब उनकी कंट्री के बाहर जो रिसोर्सेज थे, जिन कंट्री में रिसोर्सेज थे उनको लेकर कॉन्फ्लिक्ट हुआ इन कंट्रीज में, और जो नेविगेशन जो रूट्स हैं उनको लेकर कन्फ्लिक्ट था। सॉरी, यू हैव टू वेट फॉर अ व्हाइल। ओके। Since sea power itself rested on access to timber, naval timber supply became a key priority for major European powers from the 17th century onwards. पास्ट में हम ऐसे देख सकते हैं टिम्बर की सप्लाई को लेकर काफ़ी स्ट्रगल रही है यूरोपियन पावर्स के बीच में, बिकॉज उस टाइम जो नेविगेशन है उसके लिए टिम्बर एक बहुत बड़ा सप्लाई और एक बड़ा रिसोर्स था। The critical importance of ensuring uninterrupted supply of strategic resources, in particular oil, was well established both during the First and the Second World War. और अगर हम उसके बाद की बात करें, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान
ऑयल एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स रहा है जिसको लेकर कन्फ्लिक्ट हुए हैं, और ये आज तक भी चला हुआ ही है। थ्रू आउट द कोल्ड वॉर, अगर हम कोल्ड वॉर की बात करें, इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज जो है नॉर्थ की, दे अडॉप्टेड अ नंबर ऑफ मेथड्स टू इंश्योर अ स्टडी फ्लो ऑफ रिसोर्सेज। उन्होंने काफ़ी तरह के इस तरह के तरीके इस्तेमाल किए कि जो रिसोर्सेज की सप्लाई है उनको रेगुलर हो सके। दीज इंक्लूड deployment of military forces near the exploitation sites and also along sea lanes of communications, the stockpiling of strategic resources, efforts to prop up friendly governments in producing countries, as well as support to the multinational companies and favorable international agreements. तो क्या क्या नहीं किया अपने रिसोर्सेज को कंट्रोल करने के लिए। जहाँ पर भी रिसोर्सेज थे वहाँ पर मिलिट्री अपनी डिप्लॉय कर दी, ठीक है, जो भी एक्सप्लॉयटेशन साइट्स हैं उनके साथ। अलॉन्ग विद इट जो सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन है उनके ऊपर भी आर्मी लगा दी। देन आपने अपने पास रिसोर्सेज का स्टॉक पाइलिंग करना शुरू कर दिया, और जो जहाँ जिन कंट्रीज में इस तरह के रिसोर्सेज हैं वहाँ पर फ्रेंडली गवर्नमेंट इंस्टॉल करने की कोशिश की, एज वेल एज सपोर्ट टू मल्टीनेशनल कंपनीज, और फिर मल्टीनेशनल कंपनीज को सपोर्ट किया कि वो वहाँ पर उनको फेवरेबल इन्वायरमेंट मिले और पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर मिले ताकि वो काम वहाँ पर इस ऐसी जगहों पर काम कर सकें। द ट्रेडिशनल वेस्टर्न strategic thinking remained concerned with access to supplies which might be threatened by Soviet Union. A particular concern was Western control of oil in the Gulf and strategic minerals in the southern and the central Africa. After the end of the Cold War and with the disintegration of Soviet Union, the security of supply continues to worry governments and business decisions with regard to several minerals, in particular radioactive material. However, oil continues to be the most important resource in global strategy. देखिए, अगर हम रेडियो एक्टिव मटेरियल की बात करें तो उसको लेकर भी काफ़ी कन्फ्लिक्ट रहा ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, और रशिया को किस तरह से उसकी सप्लाई जा रही है उसको लेकर वेस्ट जो था वो काफ़ी वरिड था। लेकिन ऑयल रेडियो एक्टिविटी के अलावा ऑयल एक बहुत बड़ा एक रिसोर्स है जिसको लेकर काफ़ी ग्लोबल स्ट्रैटेजीज बनती हैं, और काफ़ी अग्रीमेंट्स, डिसएग्रीमेंट्स और कन्फ्लिक्ट्स होते हैं। तो अगर हम ग्लोबल इकोनॉमी की हम बात करें, जो पूरी इकोनॉमी दुनिया की चल रही है उसका एक बहुत बड़ा मीडियम है ऑयल, राइट। अगर हम बात करें 20th सेंचुरी की तो ये सबसे आसान और एक पोर्टेबल फ्यूल रहा है ऑयल, ठीक है। और पूरी इकोनॉमी, जैसे मैंने कहा कि इसका जो मीडियम है वो ऑयल है, और इसके साथ ऑयल के साथ एक इमेंस वेल्थ जो है वो एसोसिएट हुई हुई है, और इस वजह से काफ़ी पॉलिटिकल स्ट्रगल्स हुई है फॉर कंट्रोलिंग द प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम इन द वर्ल्ड। नोवेयर इज दिस मोर ऑब्वियस द केस देन इन वेस्ट एशिया एंड सेंट्रल एशिया। और वेस्ट और सेंट्रल एशिया में तो सबसे ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट जो हैं वो इसी बात को लेकर, वॉर जो हैं वो सारी इसी ऑयल के कंट्रोल को ही हुई हैं लेकर। वेस्ट एशिया स्पेसिफिकली द गल्फ रीजन, अगर हम गल्फ रीजन की बात करें वेस्ट एशिया में, तो उसमें 30% जो ग्लोबल प्रोडक्शन है वो वहीं गल्फ रीजन में ही है पूरी दुनिया का, ठीक है। 30% जो है, वेट अ मिनट, या I'm going to highlight it because I think this is important. 30% of the global oil production is with the Gulf region only, but it has about 64% of the total known reserves of the planet. तो दुनिया में जितने हमको रिजर्व पता है उसका 64% सिर्फ इन्हीं के पास है, एंड देयरफॉर द ओनली रीजन एबल टू सेटिस्फाई एनी सब्सटेंशियल राइज इन द ऑयल डिमांड। तो दुनिया में कहीं पर भी ऑयल में कोई राइज हो, डिमांड में राइज हो, तो ये रीजन अकेले उस डिमांड को पूरा कर सकता है। अगर हम किसी कंट्री की बात करें तो सऊदी अरेबिया जो है वो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है ऑयल का, ठीक है। 1/4 लगभग सिर्फ वही प्रोड्यूस करते हैं, और ये सिंगल लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल है। इसके बाद आ जाता है इराक, है ना, और सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सऊदी अरेबिया के बाद, लेकिन उनका काफ़ी ऐसा पोर्शन है जो अभी तक उनको खुद ही नहीं पता, मतलब उन्होंने अभी तक खुद ही उसको एक्सप्लॉइट नहीं किया है या एक्सप्लोर नहीं किया है। एंड द यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोप, जापान एंड इंक्रीजिंगली इंडिया, चाइना which consume this petroleum are located at a considerable distance from this region. तो जो बड़ी बड़ी इकोनॉमीज हैं दुनिया की वो सारी एक कंसिडरेबल डिस्टेंस पे इनसे दूरी पर बैठे हुए हैं, और हमारी सबकी इकोनॉमी जो चलानी है उसको चलाने के लिए सबसे बड़ा जो रिसोर्स ऑयल है वो यहीं से सप्लाई होता है। तो ऑयल को लेकर काफ़ी कन्फ्लिक्ट है दुनिया में। दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट जो रिसोर्स है जिसको लेकर काफ़ी स्ट्रगल है, दैट इज़ वाटर।
Water is another crucial resource that is relevant in global politics today, right? Regional variations and the increasing scarcity of fresh water in some part of the world point to the possibility of disagreement over shared waters. देखिए अब आज क्या हो रहा है, दुनिया भर में जो पानी है उसकी कमी होती जा रही है, फ्रेश वाटर को लेकर खास तौर पे उसकी काफ़ी कमी होती जा रही है, और इस वजह से काफ़ी कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं लोगों के बीच में। और ऐसा माना जाता है कि जो पॉलिटिकल थिंकर्स हैं वो इसका एस्टिमेट लगाते हैं कि अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर की जो पॉसिबिलिटी है दैट इज़ गोइंग टू बी बिकॉज ऑफ वाटर। एंड द कंट्रीज दैट शेयर रिवर वाटर्स कैन डिसएग्री ओवर मैनी थिंग्स। अब जो पानी को जो शेयर करती हैं कंट्रीज, वो डिसएग्रीमेंट बहुत सारी वजहों से हो सकता है, क्योंकि ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज हमारी कभी पॉलिटिकल बाउंड्रीज के साथ मैच नहीं करती। तो जैसे एक टिपिकल डिसएग्रीमेंट क्या है पानी को लेकर, वो है द राइट्स ऑफ द लोअर एंड द अपर रिपेरियन रिवर्स। द लोअर रिपेरियंस आर दोज जिनमें फ्लो करके बाद में रिवर आती है, और अपर रिपेरियन जिसमें ओरिजिनेट होती है, आप ऐसे कह सकते हैं। द स्टेट्स ऑब्जेक्शन टू पोल्यूशन, एक्सेसिव इरिगेशन और कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स बाय इन द अपर स्ट्रीम्स। जो अपर रिपेरियन स्टेट है उनके ऊपर ये एलिगेशन लगाया जाता है कि वो पानी को ख़राब कर देते हैं, एक्सेसिव इरिगेशन करते हैं, ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं पानी को, या फिर पानी को रोक लेते हैं बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द डैम्स, जो कि पानी की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को इफेक्ट करता है फॉर द लोअर रिपेरियन। लोअर रिपेरियन अपर रिपेरियन का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए अब हिमाचल में रिवर ओरिजिनेट हो रही हैं और फ्लो डाउन करके जा रही हैं पंजाब को, तो हिमाचल क्या कर रहा है, उसमें उसको ज़्यादा पानी इस्तेमाल कर रहा है या वहाँ पर डैम बना रहा है, तो वो सब बातें इसमें उस तरह की बात की है। स्टेट्स हैव ऑल्सो यूज्ड फोर्स टू प्रोटेक्ट और सीज फ्रेश वाटर रिवर्स। कई जगह पर हमारे को ऐसे भी एग्जाम्पल मिलते हैं जहाँ पर स्टेट्स ने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया अपने फ्रेश वाटर रिसोर्सेज को कंट्रोल करने के लिए, जैसे कि द वायलेंस इंक्लूड बिटवीन इजराइल, सीरिया, जॉर्डन इन 1950s and 60s over the distribution of water of river Jordan and Yarmouk, and some recent threats are between Turkey and Syria, Iraq over the construction of dams over on the river Euphrates. A number of studies show that countries that share rivers, and many countries do share rivers, are involved in military conflict with each other. अगर हम एक सर्वे करेंगे ना पूरी दुनिया में, तो ऐसे हमारे को बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे कि जहाँ पर जिन भी कंट्रीज़ के बीच में कन्फ्लिक्ट है, उनके बीच में कोई ना कोई वो ऐसा वजह है या ये कह लीजिए उनके बीच में ये वजह ज़रूर है कि वो वाटर शेयर करते हैं। अगर हम इंडिया और पाकिस्तान की बात करें तो एक सबसे एक परफेक्ट एग्जाम्पल होगा कि हमारे बीच में कन्फ्लिक्ट है, तो सबसे जब पहले कन्फ्लिक्ट होता है तो सबसे पहले हम ये बोलते हैं कि इंडस वाटर रिवर ट्रीटी जो है हम उसको वायलेट कर देंगे, क्योंकि उसके थ्रू हमने उनके साथ पानी शेयर किया हुआ है, और जो रिवर्स हमारे इंडिया में ओरिजिनेट होती है वो फ्लो डाउन करके जाती हैं पाकिस्तान को। तो अगर हम पानी उसका पानी ही रोक लेंगे तो वो क्या करेंगे, ऐसी बातें होना शुरू हो जाती हैं। जब अभी सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था तब भी ये बातें होना शुरू हो गई थी। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में बात करते हैं राइट्स ऑफ द इंडिजिनस पीपल की। तब तक अपना ख्याल रखें, और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, एंड थैंक यू सो मच।